हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमपीपीएससी एजुकेशन पॉइंट में। ये परीक्षा धाम की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख वन संसाधन। वन संसाधन के अंतर्गत वनों का वर्गीकरण वनों का 5 प्रकार से किया गया है। जलवायु के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, प्रजातियों के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर और वन विभाग के आधार पर। इसमें है जलवायु के आधार पर होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट है प्रशासन के आधार पर होते हैं आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। फिर है प्रजातियों के आधार पर, तो प्रजातियों के आधार पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, सागौन, साल और बांस। प्रादेशिक आधार पर सतपुड़ा मेकल, विंध्याचल श्रेणी, पन्ना विंध्याचल और मुरैना शिवपुरी का पठार। सतपुड़ा मेकल जो दक्षिणी क्षेत्र है, विंध्याचल श्रेणी जो रीवा पन्ना से होकर होते हुए जाती है, भांडेर, कैमूर और विंध्याचल श्रेणी जो है पन्ना विंध्याचल और मुरैना शिवपुरी का पठार। वन विभाग के आधार पर अति सघन, सघन और खुला वन। तो याद रखिएगा वनों का, अब पूछ सकते हैं वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो 5 प्रकार से, जलवायु, प्रशासन, प्रजातियों, प्रादेशिक और वन विभाग के आधार पर। याद रखिएगा। नेक्स्ट है जलवायु के आधार पर। तो जलवायु के आधार पर हमने देखा कि वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया था। उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन जो कि मध्य भारत का जो रीजन है यहाँ पर पाए जाते हैं, इस पूरे रीजन में उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो कि मध्य प्रदेश का जो मध्य क्षेत्र है यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन जो कि बघेलखंड साइड में पाए जाते हैं। बघेलखंड साइड में कौन से वन पाए जा रहे हैं? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अब हम देखेंगे, नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है, हमने देखा था अभी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो बीच में पाए जा रहे थे मध्य प्रदेश के मध्य वाले भाग में पाए जा रहे थे। इसमें हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है इनके लिए। फिर सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि ये सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन हैं पर्णपाती वन। इनका विस्तार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में है। इन वनों की सभी वृक्षों की प्रजातियां पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेती है, याद रखिएगा। पर्णपाती मतलब पूरे पत्ते इनके खिड़ जाते हैं या झड़ जाते हैं। वृक्षों की प्रजातियां हैं सागौन, शीशम, नीम और पीपल। सागौन, शीशम, नीम और पीपल। क्षेत्र है इनका होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और सागर, मतलब कि मध्य प्रदेश का जो मध्य भाग, सागर मध्य में आ रहा है और होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा दक्षिणी भाग। तो यहाँ पर पाए जा रहे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश में देवारण्य योजना आई। देवारण्य योजना किस उद्देश्य को लेकर लाई गई थी? तो मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने और उसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देवारण्य योजना बनाई है। आयुष को बढ़ावा देना है। आयुष में क्या क्या आता है? AYUSH। ए मतलब आयुर्वेदा, वाई यूनानी, वाई योगा, यू यूनानी, एस सिद्धा, एच होम्योपैथी। तो आयुष को बढ़ावा देने और उसे रोजगार से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने देवारण्य योजना स्टार्ट की है। प्रदेश में देवारण्य योजना के माध्यम से आयुष औषधियों के उत्पादन की एक पूरी वैल्यू चेन का विकास किया जाएगा। तो एक पूरी वैल्यू चेन का विकास करना है देवारण्य योजना में। तो पूछेंगे कि देवारण्य योजना का संबंध किससे है? तो ये आयुष को बढ़ावा देना है और इसे रोजगार से जोड़ने के उसमें बनाई गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब हम जानेंगे उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, इनके लिए वर्षा अधिक मात्रा में चाहिए होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर। इन वन की आधी प्रजाति के वृक्ष बसंत आगमन पर पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इनमें केवल ये अर्धपर्णपाती वन है, तो ये आधी पत्तियां ही इनकी झड़ती हैं। बाकी इनकी प्रजातियां हैं साल, बांस, महुआ, सागौन, शीशम, हर्रा।
का क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश है, मतलब कि बालाघाट, अनूपपुर और शहडोल में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो पहले मैंने बताया था कि जो मध्य भारत का पठार है वहाँ पर पाए जाएंगे। वहाँ पर वैसे भी कम वर्षा होती है, तो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। खैर, बबूल, पलास और बेर इसकी वृक्ष होते हैं। इसका क्षेत्र है मुरैना, ग्वालियर, रतलाम और मंदसौर। ये वन कम वर्षा प्राप्ति के कारण कांटेदार और छोटी पत्ती वाले होते हैं। याद रखिएगा, तो ये कांटेदार होते हैं और दूसरा है कि छोटी पत्ती वाले होते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रशासन के आधार पर। तो हाँ, नेक्स्ट हमें देखना था प्रशासन के आधार पर। प्रशासन के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन होता है। तो आरक्षित वन 65% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, संरक्षित 32.8% भाग पर और 1.8% पर अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन जिस पर प्रशासन का नियंत्रण कैसा होता है, पूर्ण नियंत्रण, और संरक्षित वन में सामान्य नियंत्रण होता है। अवर्गीकृत में कोई नियंत्रण नहीं। वन कटाव पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। आरक्षित से एक वर्ड याद रखना कि आरक्षित में जो सरकार है वो बहुत ही कम अनुमति देती है, इन पर पूर्णतः प्रतिबंधित होती है, लकड़ी कटाई नहीं की जा सकती आरक्षित वनों में। जबकि संरक्षित वन में कुछ हद तक छूट मिलती है और अवर्गीकृत वन में पूर्ण रूप से छूट मिलती है। दंड प्रावधान अत्यधिक कठोर होगा क्योंकि यहाँ प्रतिबंधित है। यहाँ पर संरक्षित में सामान्य दंड होंगे और कोई प्रावधान नहीं होगा अवर्गीकृत वन में। सर्वाधिक वन आरक्षित, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि सर्वाधिक वन खंडवा में है और न्यूनतम वन छतरपुर में है। तो सर्वाधिक खंडवा, न्यूनतम छतरपुर में है। फिर है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि ये जो ऐसे बना हुआ है सर्वाधिक खंडवा छतरपुर में, सर्वाधिक खंडवा में आरक्षित वन है, सर्वाधिक आरक्षित, और छतरपुर में न्यूनतम आरक्षित। तो उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे हम संरक्षित वन में। तो छतरपुर में सर्वाधिक संरक्षित वन है जबकि खंडवा में न्यूनतम संरक्षित वन है, याद रखिएगा। अब हम संरक्षित, असंरक्षित और आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन के बारे में कुछ विशेष तथ्य जानेंगे। इसमें जिले के अनुसार सर्वाधिक वन उज्जैन में पाए जाएंगे। तो जिले के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ है, उज्जैन में। न्यूनतम है राजगढ़ में, याद रखिएगा। अगर जिले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सर्वाधिक उज्जैन और न्यूनतम राजगढ़ में है। जबकि हमने देखा था कि सर्वाधिक वन अगर वन वृत्त में देखा जाए तो खंडवा और छतरपुर हैं, याद रखिएगा। अगर वन देखे जाएंगे तो सर्वाधिक आरक्षित हैं खंडवा में और न्यूनतम आरक्षित है छतरपुर में। लेकिन जिले वाइज देखे जाएंगे तो सर्वाधिक आरक्षित उज्जैन में है और न्यूनतम आरक्षित राजगढ़ में है। जिले के अनुसार सर्वाधिक संरक्षित वन राजगढ़ और न्यूनतम संरक्षित वन उज्जैन। इसमें भी क्या हुआ है, जस्ट उसका अपोजिट, मतलब चेंज कर देना है। जो आरक्षित थे उनको संरक्षित में कर देना है। उज्जैन आरक्षित सर्वाधिक था तो न्यूनतम संरक्षित है, और जो राजगढ़ है वो सर्वाधिक संरक्षित था तो अब हो गया राजगढ़ न्यूनतम आरक्षित, याद रखिएगा। विंध्याचल, सतपुड़ा, विंध्याचल वन पेटी के जिलों में आरक्षित वनों का अनुपात अधिक है। जो सतपुड़ा विंध्याचल पेटी है ना, वहाँ पर आरक्षित वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, याद रखिएगा। मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड में आरक्षित का जो रेशियो होता है वो काफ़ी कम पाया जा रहा है। तो सतपुड़ा विंध्याचल में ज़्यादा होता है और मध्य भारत और बुंदेलखंड में आरक्षित वनों का अनुपात बहुत ही कम है, याद रखिएगा। अब प्रजातियों के आधार पर वन देखेंगे। प्रजातियों के आधार पर वन, इसमें है सागौन, साल और शीशम। सागौन, साल और शीशम। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि सागौन का प्रतिशत कितना होता है, 19.36%। साल का प्रतिशत है 4.15। मिश्रित और अन्य है 58.49 और रिक्त है 18%, याद रखिएगा। काम की बात, संरक्षित वनों का वितरण आरक्षित वनों के वितरण का पूरक होता है। तो संरक्षित और जो आरक्षित वन है एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ आरक्षित वनों का हिस्सा कम है, आरक्षित कम है, वहाँ पे संरक्षित कैसे हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरी स्लाइड में अभी तक का जो मुझे लगा है तो वो है कि सर्वाधिक सागौन का जो प्रतिशत 19.36% है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये प्रश्न, और साल का जो है वो 4.15% है। ओके,
नेक्स्ट है सागौन। अब साल सागौन के बारे में थोड़ी डिटेल देखिएगा कि सागौन वन, सागौन का नाम होता है टेक्टोनो ग्रैंडिस। भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल वन क्षेत्रफल का 19.36%। तो सागौन के वन जो है ना उसमें मध्य प्रदेश का स्थान है फर्स्ट। याद रखिएगा, एमपी जो है ना वो फर्स्ट नंबर पर है सागौन के वृक्ष में। 19.36% भाग पर पाए जा रहे हैं। और सर्वाधिक सागौन के वन बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, मतलब जो साउथ रीजन है वहाँ पर पाए जा रहे हैं सर्वाधिक सागौन के वन। याद रखिएगा। नेक्स्ट है साल के वन। तो साल वन, इसका नाम होता है सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा साल का नाम है। ये 4.15% भाग पर पाए जा रहे हैं। पुराना आंकड़ा कुछ और था, इसको ध्यान नहीं रखना है। अब है साल वन मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, शहडोल। वो जो सागौन के वन थे वो साउथ साइड में पाए जा रहे थे, जबकि ये कहाँ, मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर पाए जा रहे हैं साल के वन। याद रखिएगा। अब मिश्रित वन, तो मिश्रित में तेंदू, महुआ, पलास, बबूल, खेर आदि वनोपज पाए जाते हैं। ये बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, छिंदवाड़ा में। तो ये भी जो दक्षिण पूर्व रीजन है मध्य प्रदेश का वहाँ पर पाए जा रहे हैं मिश्रित वन। तेंदू, महुआ, पलास, बबूल, खेर, और ये कुछ मध्य भारत में भी पाए जाते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रादेशिक आधार पर विभाजन। प्रादेशिक आधार पर, याद रखिएगा, प्रादेशिक आधार पर कैसे किया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रादेशिक आधार पर होते हैं सतपुड़ा, मेकल, बघेलखंड, पठार। तो ये पूरा रीजन हो जाएगा सतपुड़ा, मेकल और बघेलखंड। फिर दूसरा है विंध्याचल, तीसरा है विंध्याचल पन्ना श्रेणी और मुरैना शिवपुरी का पठार। सतपुड़ा, मेकल, बघेलखंड का पठार वनों की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र है। इसका क्षेत्र है सर्वाधिक ज़्यादा या विस्तृत क्षेत्र है इसका। ठीक है। इसका विस्तार नर्मदा सोन घाटियों के दक्षिण में और पूर्व में सीधी जिले तक है। तो नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण से लेकर पूर्व में सीधी तक फैला हुआ है। इसमें है सागौन, हर्रा, महुआ और बांस। सागौन, हर्रा, महुआ, बांस। याद रखिएगा। जो विंध्याचल श्रेणी है यह पैटी नर्मदा सोन घाटी के उत्तर और मालवा पठार के दक्षिणी सीमा तक फैली हुई है। यह बनपेटी रायसेन, सिलवानी और भांडेर पठार क्षेत्र में काफ़ी अधिक चौड़ी है। तो ये चौड़ी हो जाती है। जो विंध्याचल की पेटी है ये नर्मदा सोन घाटियों के उत्तर से और मालवा पठार की दक्षिणी सीमा पर फैली है। ये रायसेन, सिलवानी और भांडेर पठार में काफ़ी अधिक चौड़ी हो जाती है। इसके पूर्वी छोर में कैमूर के वन है पूर्वी साइड, और तेंदुपत्ता, शीशम इसके एग्जाम्पल हो गए। वहाँ पर क्या था, सतपुड़ा, मेकल में सागौन, हर्रा, महुआ और बांस। यहाँ पर है तेंदुपत्ता और शीशम। याद रखिएगा। सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र था सतपुड़ा, मेकल और बघेलखंड पठार का। अब पन्ना विंध्याचल श्रेणी, इस पेटी का विस्तार सागर, दमोह, बिजावर पहाड़ी, पन्ना तक है। तो सागर, दमोह, पन्ना तक है। तेंदुपत्ता, शीशम, पीपल। तो ये वनों में क्या है, पूरे मध्य प्रदेश में विविधताएं हैं वन क्षेत्र में, या वनों की जो संख्या है, वनों के प्रकार में विविधता पाई गई है। नेक्स्ट है मुरैना शिवपुरी पठार। तो ये मुरैना शिवपुरी चंबल क्षेत्र तक है। अत्यधिक मानवीय व्यवधान के कारण इस पेटी के वन खराब हो गए हैं। यहाँ पर कुछ कटीले वन पाए जाते हैं, जैसे बबूल, पलास, खेर आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सघनता के आधार पर। जो सघनता के आधार पर है तो अल्प वन पाए जाएंगे, मध्यम वन पाए जाएंगे, सघन वन पाए जाएंगे। तो सघनता के आधार पर देखिएगा, सबसे ज़्यादा सघन वन मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। ये सदर्न रीजन है और ये ईस्टर्न है। तो जो साउथ ईस्ट रीजन में पाए जा रहे हैं कौन से वन, सघन वन, जिसमें सागौन, बांस, सेल, साज, हर्रा और महुआ, ये सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मध्यम सघन। तो मध्यम सघन का रीजन है ये वाला, मतलब कि इसको पूर्वी साइड, पूर्वी और मध्य, जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर तेंदुपत्ता, खेर, आम आदि वृक्ष। और अल्प वन का क्षेत्र है पश्चिमी मध्य प्रदेश, जो पूरा मालवा रीजन आ रहा है। ये पूरा क्षेत्र आ जाएगा मालवा, और मध्य भारत का पठार, ये पूरा आ जाएगा अल्प वन क्षेत्र में, जिसमें बबूल, खेर, पलास, नीम आदि पाए जा रहे हैं।
नेक्स्ट है अब हैरी जॉर्ज चैंपियन और सेट के अनुसार मध्य प्रदेश के वनों को कई भागों में बांटा गया था। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ और कटीले वन, आर्द्र पहाड़ी वन। तो याद रखिएगा जो हैरी जॉर्ज चैंपियन और एस के सेट हैं, इन्होंने वनों को 4 प्रकार से बांटा है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़, शुष्क पतझड़, कटीले वन और उपाद्र पहाड़ी वन। जो आर्द्र पतझड़ वन है हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, मंडला, शहडोल में पाए जा रहे थे। शुष्क पतझड़ वन बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा, उज्जैन, रीवा में। कटीले वन चंबल घाटी में। उपाद्र पहाड़ी वन पचमढ़ी क्षेत्र में पाए गए हैं। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक पाए जाने वाले वन है वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, और सबसे कम मात्रा में वृक्ष कम और झाड़ियाँ अधिक होती हैं कटीले वन में। सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं उपाद्र पहाड़ी, मतलब कि ये सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले वन हैं, जबकि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले वन हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क। 2.17% अति सघन वन देखा। सबसे पहले अति सघन वन है जहाँ पेड़ कैनोपी का घनत्व 70% हो, अति सघन है। इनका क्षेत्रफल है 6676 वर्ग किलोमीटर, 6676, और प्रतिशत है 2.17%। मध्यम सघन वन जहाँ पेड़ कैनोपी 40 से 70% के मध्य हो, तो इनका क्षेत्रफल है 34,341 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 11.14%। और खुला वन जहाँ पर पेड़ कैनोपी का घनत्व 10% से अधिक हो, ये 36,465% है, मतलब कि 11.83%। तो पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन, मध्यम सघन, खुले वन कौन से वन पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में खुले वन पाए जा रहे हैं। 10% से कम कैनोपी घनत्व वाले पेड़ पौधों को झाड़ियों के अंतर्गत रखा गया है। जो 10 से भी कम है 10% से, उसको झाड़ियों के अंतर्गत रखा गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के वनों का सघनता के अनुसार क्षेत्रफल 2017-18 के अनुसार दे रखा है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप केवल इसका परसेंटेज याद रख सकते हैं। जैसे अति सघन वन है 2.17%, सामान्य सघन है 11.14%, और खुले वन है 11.83%। याद रखिएगा। कुल वन मोस्ट इम्पोर्टेंट 25.14%। ओके। फिर है प्रमुख वन उत्पाद। प्रमुख वन उत्पाद में है सागौन, इसको टीक कहते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष हैं सागौन वृक्ष 19.36%, लगभग 20% भाग पर पाए जाते हैं। बोरी घाटी, होशंगाबाद, हरदा में काफ़ी सघनता पाई गई है। दूसरे जो सर्वाधिक पाए जाने वाले वन हैं वो है साल के वृक्ष, ये पूर्वी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सतना समाचार में पत्रों में सतना, तो सतना का जो सोनेरा ग्राम है, बांस उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रदेश का पहला बांस ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, ये प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया है। तो प्रदेश का पहला बांस ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, सतना जिले में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बांस। इंदौर जिले के नौलखा में मध्य प्रदेश का पहला बांस शोरूम स्थापित किया जा रहा है। तो इंदौर के नौलखा में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। देखो बालाघाट में सर्वाधिक बांस पाए जा रहे हैं, लेकिन जो बांस का मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम स्थापित किया गया है वो किया गया है इंदौर में। बांस की प्रजाति बालकोबा सतना उमरिया में पाई जाती है। एक प्रजाति है जो सतना उमरिया में पाई जाती है, बालकोबा, और सतना में ही प्रदेश का पहला बांस ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। बांस मिशन 3 जुलाई 2013 को लाया गया था, और मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन 15 जुलाई 2013 को किया गया है। त्रिफला आपको याद ही है कि हर्र, बहेड़ा, आंवला को तीनों को संयुक्त रूप से त्रिफला कहा जाता है। नेक्स्ट है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश का इसमें पहला स्थान है। तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। सागर, जबलपुर, उमरिया में सर्वाधिक मात्रा में तेंदुपत्ता पाया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम पूछ सकते हैं, जो कि है डायोस्पाइरोस मेलोन ऑक्सिलोन। ठीक है, तो डायोस्पाइरोस मेलोन ऑक्सिलेन नाम है
मेलोन ऑक्सीलोन नाम है तेंदुपत्ता का, याद रखिएगा। तेंदुपत्ता का वार्षिक उत्पादन 25 लाख मानक बोरा है। तो वार्षिक उत्पादन 25 लाख मानक बोरा होता है, जो देश के कुल उत्पादन का 25% है। मतलब कि देश में जो भी उत्पादित हो रहा है उसका 1/4 अकेले एमपी में तेंदुपत्ता पाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में 50 पत्तों के 1000 बंडल अर्थात 50,000 पत्ते भरे जाते हैं। तो जो एक मानक बोरा होता है उसमें 50,000 पत्ते या 1000 बंडल आते हैं, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में लाख, नेक्स्ट है लाख। तो लाख जो है, लाख कीट सर्वाधिक बेर, पलास, कुसुम के वृक्षों पर पाया जाता है। तो बेर, पलास और कुसुम, इसका नाम है लेसिफर लक्का, लाख लक्का, याद रखिएगा। उमरिया में लाख का सरकारी कारखाना है और लाख का प्रयोग चूड़ी उद्योग में किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया है मध्य प्रदेश में जो न्यूज़पेपर से कटिंग है। मध्य प्रदेश में लाख कीट संरक्षण केंद्र की स्थापना राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में की गई है। जो वन अनुसंधान संस्थान है जबलपुर का, वहाँ पर लाख कीट संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। इस क्वेश्चन को सभी गलत लगा सकते हैं क्योंकि लाख का हमने देखा है कि सरकारी कारखाना उमरिया में है, लेकिन इसका जो संरक्षण केंद्र है उसकी स्थापना जबलपुर में की गई है। खेर, खेर वृक्ष के लिए दो जगह फेमस है, शिवपुरी और बानमोर मुरैना, जहाँ पर कत्था बनाने का कारखाना है। तो खेर के वृक्ष से ही कत्था बनाया जाता है और कत्था बनाने का कारखाना है शिवपुरी और बानमोर मुरैना में। अब है हर्रा। हर्रा, हर्रा में छिंदवाड़ा और मंडला, याद रखेंगे। जो साउथ जो डिस्ट्रिक्ट है छिंदवाड़ा और मंडला, यहाँ पर हर्रा पाया जाता है। हर्रा त्रिफला, हर्रा, बहेड़ा, आंवला का मिश्रण, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक औषधि में किया जाता है। हर्रा का वानस्पतिक नाम टर्मिनेलिया चेबुला है। टर्मिनेलिया चेबुला नाम है हर्रा का। मतलब याद रखिएगा कि हर्रा, हरी हरे रंग को लोग टर्मिनेट कर देते थे, तो टर्मिनेलिया चेबुला नाम है हर्रा का। महुआ, महुआ का नाम है, इसका वानस्पति का नाम मधुका लोगी फालिया है। मधुका लोगी फालिया, ये बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद जिलों में पाया जाता है। तो छिंदवाड़ा मंडला में हर्रा पाया जा रहा था, जबकि बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद में महुआ। इसका उपयोग कच्ची शराब, गपई, गपई कहते हैं कच्ची शराब को, और औषधि बनाने में किया जाता है महुआ का प्रयोग। मध्य प्रदेश सरकार ने महुआ से बनी शराब को हेरिटेज शराब का दर्जा दिया है हाल ही में, याद रखिएगा। हेरिटेज शराब का दर्जा दिया गया है मध्य प्रदेश में महुआ से बनी शराब को। ओके, नेक्स्ट है गोंद। गोंद बबूल, अचार और कुसुम आदि से प्राप्त की जाती है। तो बबूल, अचार और कुसुम से प्राप्त की जाती है। छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये दोनों जिले याद रखिएगा। और शिवपुरी और झाबुआ में गोंद का उत्पादन किया जा रहा है या गोंद उत्पादित होती है। मध्य प्रदेश सामान्यतः गोंद दो प्रकार की होती है, अरेबिक गोंद और कुल्लू गोंद। अरेबिक खाने में और मिठाई में हम अरेबिक गोंद का यूज़ करते हैं, और जो कुल्लू गोंद है ना, वो बेकरी उद्योग में केक और पेस्ट्री के बनाने में यूज़ की जाती है। तो बेकरी में कुल्लू गोंद, बेकरी में कुल्लू है और खाने में अरेबिक है, याद रखिएगा। अंकुर योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2021-22 मई को मध्य प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना का शुभारंभ किया है। अब नेक्स्ट है भिलाला या भिलमा, भिलमा जिसे कहते हैं। तो भिलाला या भिलमा, भिलाला का उपयोग स्याही इंक बनाने में किया जाता है। भिलाला से स्याही बनाने का कारखाना छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जिसमें लगभग सभी प्रकार की जो वनस्पति वृक्ष हैं पाए जा रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा गोंद छिंदवाड़ा में है, हर्रा भी छिंदवाड़ा में था, भिलाला भी छिंदवाड़ा में है, तो याद रखिएगा। रेशम, मध्य प्रदेश में रेशम, अब मध्य प्रदेश में मलवरी मंडला में, टशर बैतूल में, ईरी शिवनी में पाई जाने वाली रेशम की प्रजातियां हैं। अब ये जिले वाइज अलग अलग प्रजातियां अलग अलग जिलों में पाई जा रही हैं। मलवरी, माँ से मंडला में, टशर बैतूल में और ईरी शिवनी में पाई जा रही हैं। अब मध्य प्रदेश में वन उत्पाद से संबंधित राष्ट्रीयकरण, तो तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण 1964 में हुआ। गोंद और हर्रा का राष्ट्रीयकरण 1969 में। तेंदुपत्ता 64, गोंद हर्रा 1969, बांस 1973,
सलई 1973, साल 1975 में। ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा कि जो तेंदुपत्ता 1964 में हुआ है, गोंद और हर्रा 69 में, मतलब 64 के बाद में 69 में 5 साल बाद गोंद और हर्रे का राष्ट्रीयकरण किया गया। बांस और सलई दोनों एक साथ हुए थे 1973 में, और साल का 1975 में किया गया, याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश में 16 वनवृत्त हैं, आपको पता है। सबसे बड़ा वनवृत्त है खंडवा। अभी हमने देखा था सर्वाधिक आरक्षित वन भी खंडवा में पाए जा रहे हैं। सबसे छोटा वनवृत्त है होशंगाबाद, मतलब कि नर्मदापुरम। सर्वाधिक राजस्व वाला नर्मदापुरम है और न्यूनतम राजस्व वाला छतरपुर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। एक बार और रिवाइज कर रहे हैं। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण 64 में हुआ, गोंद और हर्रे का 1969 में हुआ, बांस का 1973 में, सलई 73 में, बांस और सलई एक साथ हुए थे, और जो साल का राष्ट्रीयकरण 1975 में किया गया। मध्य प्रदेश में वनवृत्त 16 हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वनवृत्त खंडवा है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वनवृत्त नर्मदापुरम है। सर्वाधिक राजस्व नर्मदापुरम से जाता है। जो सबसे छोटा है, सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त करने वाला वनवृत्त है, याद रखिएगा। और न्यूनतम वनवृत्त छतरपुर से जाता है। ये छतरपुर में न्यूनतम राजस्व प्राप्त करने वाला वनवृत्त है, याद रखिएगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा, इन्हें देख लेते हैं। मध्य प्रदेश वन विभाग की गतिविधियां 1860 से प्रारंभ होना माना जाता है। 1860-61 में पचमढ़ी में सबसे पहले वन विभाग भवन बायसन लॉज की स्थापना की गई। तो 1861-62 में पचमढ़ी में सबसे पहले वन विभाग भवन बायसन लॉज की स्थापना 1861 में की गई थी। कर्नल GF पियर्सन को मध्य प्रदेश में वन विभाग का संस्थापक कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। वन विभाग की गतिविधियां 1860 से शुरू हो गई। फिर 1861-62 में पचमढ़ी में सबसे पहले वन विभाग भवन बायसन लॉज की स्थापना की गई। कर्नल GF पियर्सन को मध्य प्रदेश में वन विभाग का संस्थापक कहा गया। 1863 में डॉक्टर डीट्रिच ब्रांडिस को भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। तो ब्रांडिस भारत के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाए गए। नर्मदापुरम जिले का बोरी जंगल अपने पहले भभूत सिंह कोटकू का था, जिस पर बाद में अंग्रेजी सरकार ने कब्जा कर लिया और उसे रिजर्व घोषित कर दिया गया। जंगल सत्याग्रह और जंगल सत्य पुस्तक के लेखक घनश्याम सक्सेना हैं। तो जंगल से रिलेटेड 2 बुक लिखी है घनश्याम सक्सेना ने, जंगल सत्याग्रह और जंगल सत्य पुस्तक, घनश्याम सक्सेना। ओरछा से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व लाला राम वाजपेयी ने किया था। ओरछा में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व लाला राम वाजपेयी ने किया। विंध्यन क्षेत्र शहडोल और घुनघुटी से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित शंभुनाथ शुक्ल ने किया, जिसमें बेगा जनजाति के लोगों ने इनका साथ दिया था। तो बेगा जनजाति के लोगों ने इनका साथ दिया था। अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में द बेगा किसकी बुक है, कमेंट में आंसर पिन कर दीजिएगा। अब है नेक्स्ट है वन रिपोर्ट 2021। वन रिपोर्ट 2021 इसे याद रखिएगा। पहली वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। पहली वन रिपोर्ट हर 2 वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है। 21 वाली 17वीं वन रिपोर्ट है। इसके अनुसार मध्य प्रदेश का 77,493 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादित है। तो 77,493 वर्ग किलोमीटर, जबकि 2019 में वो याद नहीं रखना है, वर्तमान का याद रखेंगे। 77,492 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादित क्षेत्र है, और पिछले वर्ष की तुलना में 10.11% वर्ग की वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला है भिंड, और न्यूनतम सर्वाधिक कमी वाला जिला है बड़वानी। तो 2 जिले याद रखना है। वन रिपोर्ट में सर्वाधिक वृद्धि की है भिंड ने, और न्यूनतम या सबसे कम सर्वाधिक कमी वाला जिला रहा है बड़वानी, याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, तो इसे मैंने एक ट्रिक से याद किया था, बाछी बेस, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल और श्योपुर। बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर इसकी ट्रिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वनवृत्त। तो 16 वनवृत्त हैं। वनमंडल 63 है। वन उपमंडल 135 हैं। वन परिक्षेत्र 473 है। उपवन 1800
71 है और वन परिसर 8286 है। केवल वनवृत्त और वनमंडल याद रखिएगा, वनवृत्त 16 है और वनमंडल 63 है। अब वन से संबंधी कुछ योजना एवं पुरस्कार हैं, उसे भी देख लीजिए। पहले हम बात करेंगे न्यूनतम। सर्वाधिक में हो गया बालाघाट, सर्वाधिक है बालाघाट में, और न्यूनतम है उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़। ये हो गया बाछी बेस, मैंने ट्रिक बता दी है सर्वाधिक की, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल और श्योपुर। अब है न्यूनतम के, तो न्यूनतम में मैंने ट्रिक लगाई थी उषा रतराज, उषा रतराज। तो उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़ याद रखिएगा। अब पहली वन नीति 1952 में आई थी, नई वन नीति 2005 में आई है। पहली वन नीति 1952, नई वन नीति 2005। पंचवन योजना 1976-77 की है, जिसमें प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा। एकलव्य शिक्षा विकास योजना जो है उसका मुख्य उद्देश्य तेंदुपत्ता संग्राहकों के बच्चों को शिक्षित करना है। चरण पादुका योजना 2018 तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता से रिलेटेड है, जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनसे रिलेटेड थी। चरण पादुका योजना 2018। बसावन मामा वन संरक्षण पुरस्कार वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। बसावन मामा वन संरक्षण पुरस्कार। वन प्रहरी पुरस्कार अग्निरोधक कार्य के लिए दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। अब है सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा बालाघाट में, श्योपुर में, उमरिया में, याद रखिएगा बालाघाट, श्योपुर, उमरिया। और न्यूनतम वन प्रतिशत उज्जैन, शाजापुर, रतलाम। तो बालाघाट सर्वाधिक वन वाला, वनावरण वाला जिला भी है और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला भी है, और उज्जैन सर्वाधिक न्यूनतम वनावरण और न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला है। मध्य प्रदेश में 11 सितंबर अभी बताया राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चंदन का जंगल सीहोर इछावर में है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो चंदन का जंगल है वो सीहोर के इछावर में है, याद रखिएगा। अब है राज्य के प्रमुख वन संस्थान व केंद्र। राज्य के प्रमुख जितने भी वन संस्थान केंद्र हैं: भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल 1982, संजीवनी संस्थान, संजीवनी कहाँ मिलेगी? राजधानी में, तो भोपाल। वन विकास निगम भोपाल 1975, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड 12 जुलाई 2005 भोपाल, इको पर्यटन विकास बोर्ड 12 जुलाई 2005 भोपाल। राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर 27 जून 1963, राज्य वन अनुसंधान संस्थान। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान 1988 जबलपुर। तो ये दोनों संस्थाएं इंपॉर्टेंट है जबलपुर की, राज्य वन अनुसंधान संस्थान और उष्णकटिबंधीय वन संस्थान। राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 27 जून 1963 में हुई थी, जबकि उष्णकटिबंधीय वन संस्थान की स्थापना जबलपुर में हुई थी 1988 में। जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी में है, जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला उमरिया में है, वन भवन भोपाल में है, और मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की स्थापना 1984 में कहाँ पर हुई है? राजधानी भोपाल में हुई है, याद रखिएगा। अब ये सारे एक बार और रिपीट कर लीजिए, क्योंकि राज्य के महत्वपूर्ण वन संस्थान एवं केंद्र हैं: भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल 1982, संजीवनी संस्थान भोपाल, वन विकास निगम भोपाल 1975, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड 12 जुलाई 2005 भोपाल, राज्य वन अनुसंधान संस्थान 27 जून 1963 जबलपुर, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर 1988, जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी, जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला उमरिया, वन भवन भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ 1984। ओके, सो आज हमने देखा मध्य प्रदेश के वन से संबंधित जितनी भी जानकारी हो सकती थी, आज हमने पूरा डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे लेकर के आऊँगी। आप ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा।